हेलो स्टूडेंट्स। आज ये आपकी वीडियो यूपी टीजीटी इंग्लिश की एक ऐसी वीडियो होने वाली है कि ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब के इतिहास में या किसी बुक में कोई भी आपको इसी थ्योरी नहीं समझा सकता। यहाँ पर हम कंप्लीट जॉर्ज ऑरवेल की आपको हिंदी बताएंगे, कौन कौन सी उपलब्धि उन्हें प्राप्त की, कौन कौन सी उपलब्धि प्राप्त नहीं की, उन्हें अपने जीवन काल में क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कराएंगे। और आपको पता है कि यूपी टीजीटी इंग्लिश में अब तक केवल 4 ही ऑथर आते थे, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्थ। लेकिन अब 2 और ऐड कर दिए गए हैं। 2 कौन कौन से हैं? एक तो आपका हम यहाँ डिस्कस कर ही रहे हैं, वे हैं आपके जॉर्ज ऑरवेल, और एक है आपके जॉन कीट्स। तो आज हम पहले जॉर्ज ऑरवेल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वे 4 तो आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, पढ़ाएंगे हम आपको जरूर, लेकिन वे बाद में पढ़ाएंगे, उनके बारे में कुछ आप जानते हैं। और इसके बाद फिर जॉन कीट्स लेंगे और फिर मैं चारों को सील वाइज बाद में लेंगे, क्योंकि आपने 4 ऑथर पढ़ रखे हैं बहुत बार, लेकिन ये अभी आपके लिए नए हैं जो आपके सिलेबस में लगे हैं, और ऐसी क्लास कहीं और आपको देखने के लिए नहीं मिल सकती। तो यहां पर हम जॉर्ज ऑरवेल की विस्तृत हिंदी केवल और केवल हाईएस्ट ग्रामर रूल पर, ना तो पेड में और ना ही अनपेड में उपलब्ध है। ये केवल आपको हाईएस्ट ग्रामर रूल पर ही उपलब्ध है ये क्लास, ठीक है। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं उसके परिचय से, जीवन परिचय से। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि जॉर्ज ऑरवेल किस शताब्दी के राइटर रहे, ऑथर रहे, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? जॉर्ज ऑरवेल 20वीं शताब्दी के, ठीक है। कलर चेंज करें भाई, कलर इसका लें हम ये वाला। जॉर्ज ऑरवेल 20वीं शताब्दी के महान अंग्रेजी साहित्यकारों में से एक थे। वे केवल उपन्यासकार ही नहीं बल्कि निबंधकार, पत्रकार, साहित्यिक आलोचक और राजनीतिक लेखक भी थे। उनके लेखन में समाजवाद, गरीबी, सामाजिक असमानता, राजनीतिक दमन, अधिनायकवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे विषय प्रमुख रूप से दिखाए गए। अर्थात में एक सोशल वर्कर भी आप उनको कह सकते हैं। उनका जो वास्तविक नाम था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है आपका, उनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? एरिक ऑर्थर ब्लेयर। जो आप उनको जानते हैं जॉर्ज ऑरवेल के नाम से। जॉर्ज ऑरवेल तो उनका एक क्या था? पेन नेम आप कह सकते हैं, पेन नेम आप कह सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या? छद्म नाम, अर्थात ऐसा नाम जिसको आप कुछ समय के लिए अपनी आइडेंटिटी को, अपने आप को छिपाने के लिए उस नाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी अपने लेखन कार्य के लिए जॉर्ज ऑरवेल का नाम का यूज किया था, अन्यथा इनका वास्तविक नाम क्या था? एरिक ऑर्थर ब्लेयर, ठीक है, आप याद रखेंगे। साहित्य की दुनिया में वे जॉर्ज ऑरवेल के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि जब उन्हें अपना नाम साहित्य में क्या लिया था, जब उन्हें अपना नाम रखा था क्या? जॉर्ज ऑरवेल, तो इस नाम से ही वे प्रसिद्ध हुए, किसमें? साहित्य में। अब उनकी बात करते हैं उनके जन्म और उनके परिवार के बारे में। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म 25 जून 1903, 25 जून 1903 को मोतिहारी बिहार, मोतिहारी कहाँ में? बिहार में पड़ता है ये आपका, और ये बिहार कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ता है। मोतिहारी बिहारी में उनका जन्म हुआ, ठीक है। यानी कि वे बिहारी थे, बिहार में उनका जन्म हुआ। जो बिहारी के वासी हैं उनको बिहारी बोलते हैं, ओके। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, यानी कि उस समय जो यहाँ की रूल रेगुलेशन था उस पे किसका आधिपत्य था? वो ब्रिटिश शासन का आधिपत्य उस समय था, जिस समय इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम रिचर्ड वेलमिंसली ब्लेयर था, ये आप ध्यान रखें भाई। रिचर्ड वाल्मीकि ब्लेयर था। वे ब्रिटिश प्रशासन में कार्यरत थे, वे ब्रिटिश शासन में प्रशासन में कार्यरत थे और अफीम विभाग से जुड़े हुए थे। उनकी माता का नाम एडा माबेल ल्यूमिजीन था। एडा माबेल
लिमुजिन उनका माता का नाम था। उनकी माता का परिवार फ्रांसीसी मूल से संबंधित है, यानी कि उनकी जो माता थी वे फ्रांसीसी थी, वे फ्रांसीसी थी उनकी माता। ठीक है। ओरवेल का परिवार आर्थिक रूप से गरीब नहीं था, यानी कि वो संपन्न था। ठीक है, या उनको मीडियम भी आप कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने परिवार की सामाजिक स्थिति को बाद में लोअर अपर मिडिल क्लास के रूप में देखा, यानी कि एक आर्थिक रूप से जूझते हुए परिवार के रूप में देखा। किसको? अपने परिवार को। किसने देखा? ये जॉर्ज ऑरवेल, जिनका असली नाम क्या था? ये आपसे बताया था उनका असली नाम एरिक अर्थर ब्लेयर। और फैक्ट में हमने क्या लिया है? फैक्ट जो 3 है, ऑरवेल के जन्म के कुछ समय बाद उनका परिवार इंग्लैंड चले गया। कहां चले गया? इंग्लैंड चला गया। उनका बचपन मुख्यतः इंग्लैंड में बीता। उनका बचपन का समय मुख्यतः कहां पर बीता? इंग्लैंड में बीता। बचपन से ही उन्हें जो उनमें जो एक योग्यता थी वो क्या थी भाई? साहित्य की और पढ़ने की और लिखने की। उनके अंदर क्या थी? एक रुचि थी, एक जिज्ञासा थी। वे अपने आसपास के सामाजिक वर्गों और आर्थिक असमानताओं को महसूस करते थे, यानी कि जो भेदभाव होता था समाज में उस सब को वे क्या करते थे? महसूस करते, फील करते थे। उनके जीवन के शुरुआती अनुभव के बाद में उनके साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो उनके अनुभव थे, जो उनके अंदर फीलिंग थी, उसने उनके साहित्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब नंबर 4 फैक्ट में हमने क्या लिया है? ऑरवेल ने एसटी कैपेंशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। ये आप ध्यान देंगे, एसटी कैपेंशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। वे एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे और उन्होंने आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली। यानी कि जब ऊपर हमने बताया था कि उनका पहला थोड़ा जो पारिवारिक स्टैंडर्ड था वो ठीक ठाक था, लेकिन बाद में थोड़ा वो उनकी आर्थिक स्थिति डाउन हुई, तो इसलिए उन्होंने आवेदन किया हुआ छात्रवृत्ति के लिए और वो उनको प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि पढ़ने में भी काफी होशियार थे, इंटेलिजेंट थे। इसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध ईटोन कॉलेज में अध्ययन किया। इसमें किया? ईटोन कॉलेज। ईटोन में उनके अध्यापक एल्डोस हक्सली भी रहते थे। जो उनके मेन अध्यापक थे, जो उनसे प्रभावित थे, ये एल्डोस हक्सली भी थे, जो बाद में प्रसिद्ध लेखक बने। भाई एक प्रसिद्ध लेखक थे और लेखक की बात को, उसकी भावना को, उसकी फीलिंग की क्या करता है? कदर करता है। ऑरवेल ने विश्वविद्यालय में जाने के बजाय सरकारी सेवा में जाने का निर्णय लिया। और नंबर 5 फैक्ट में हमने क्या लिया है? बर्मा में पुलिस अधिकारी 1922 में एरिक ब्लेयर ने इंडियन इंपीरियल पुलिस में नौकरी शुरू की। कहा नौकरी शुरू की? इंडियन इंपीरियल पुलिस में। इसने जॉर्ज ऑरवेल ने। उनकी नियुक्ति बर्मा, जो वर्तमान में म्यांमार में हुई, यानी कि बर्मा को ही वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वहां लगभग 5 वर्ष पुलिस अधिकारी के रूप में काम किया। उन्होंने वहां लगभग 5 वर्ष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवादी व्यवस्था को बहुत करीब से देखा। उन्होंने यह महसूस किया कि औपनिवेशिक शासन केवल शासित लोगों को ही नहीं बल्कि शासकों को भी एक अमानवीय व्यवस्था में बांध देता है। यानी कि जो ये अमानवीय, ये जो गलत कानून है, ये सामान्य लोगों को ही परेशान नहीं करता। ये जो उसके पदाधिकारी हैं, जो उसको एक शोषण मानते हैं, जो उस कानून को अच्छा नहीं मानते, वे भी इससे प्रताड़ित हैं। ठीक है, वे भी इससे परेशान, वे भी उससे दुखी हैं। बर्मा के अनुभव का प्रभाव
उनकी बाद की रचनाओं पर पढ़ा, जो उन्होंने बाद में रचनाएं लिखी, तो उसमें अधिकतर उन्हें बर्माओं के जो बर्मा से उन्हें अनुभव प्राप्त किए थे उसके बारे में उन्हें मेंशन किया, लिखा उसके बारे में। 6 पॉइंट में हमने क्या लिया, जो पॉइंट नंबर 6 लिया है, इसमें हमने क्या लिया है, पुलिस की नौकरी छोड़ना। उन्होंने क्या किया, पुलिस की नौकरी छोड़ दिया। 1927 में ओरवेल ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। कब छोड़ दी भाई? 1927 में। उन्होंने साहित्य और लेखन में अपना जीवन बनाने का निर्णय किया। अब उन्हें क्या किया कि मुझे केवल साहित्य और लेखन में ही अपने कैरियर को चुनना है और इस पर ही हमेशा काम करना है, क्योंकि इससे ही, इसी माध्यम से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते थे और एक समाज सेवा कर सकते थे। इसके बाद उन्होंने यूरोप में गरीब लोगों और मजदूर वर्गों के जीवन को बहुत करीब से देखा। उन्होंने स्वयं भी साधारण परिस्थितियों में रहकर जीवन का अनुभव किया। उनका उद्देश्य केवल दूसरों के बारे में लिखना नहीं था, बल्कि उनके जीवन को स्वयं अनुभव करना भी था। यानी कि वे ऐसे लेखक नहीं थे कि केवल वे उनकी जो तंगी थी, जो मुसीबत थी, उसके बारे में ही लिखते थे, उनके दमन के बारे में लिखते थे। नहीं, उसको खुद भी महसूस उन्हें अपने जीवन में किया और वे महसूस करके ही तब उसके बारे में वे उचित रूप से लिख सकते थे। क्योंकि कोई भी कार्य ऐसा तब संभव हो सकता है, तब वो फीलिंग के साथ हो सकता है, जब आप उस मुसीबत को, उस प्रताड़ना को खुद महसूस करें। तो ये खुद महसूस ने किया और उसके बाद इसके बारे में लिखा। तो पॉइंट 7 में हमने क्या लिया है, पेरिस और लंदन का जीवन। ओरवेल ने पेरिस और लंदन में गरीब मजदूरों के बीच समय बिताया। उन्होंने होटल और रेस्टोरेंट में काम किया, यानी कि वेटर के रूप में काम किया होगा, ताकि कठिन आर्थिक परिस्थितियों का सामना किया, जिससे में वे परिस्थिति क्रिएट हो सके, जिससे जो परेशानी उत्पन्न करती है, जो प्रताड़ना उनके जीवन में होती है, उसको अनुभव कर सकें। इन अनुभवों के आधार पर उन्होंने अपनी पहली महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। और पुस्तक का नाम क्या था? ध्यान देंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। वो क्या है भाई? डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, जो 1933 में लिखी। 1933 में इसको लिखा गया, डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन। यह पुस्तक उनके अपने अनुभव पर आधारित थी और इसमें गरीब तथा निम्न वर्गीय लोगों के जीवन का चित्रण मिलता है। किसमें? इस किताब में। इस दौर में एरिक ब्लेयर ने साहित्यिक नाम था जॉर्ज ऑरवेल अपनाया। इसी दौरान उन्होंने अपने साहित्यिक नाम अपनाया, क्या? जॉर्ज ऑरवेल। अब फैक्ट 8 में हमने क्या लिया है, जॉर्ज ऑरवेल का नाम उन्हें क्यों अपनाया? जॉर्ज ऑरवेल उनका नाम था, जॉर्ज ऑरवेल, उन्हें नाम क्यों अपनाया? उनका वास्तविक नाम आप सभी जानते हैं, जो ऊपर आपसे बताया था, एरिक अर्थर ब्लेयर था। जब वे लेखन के रूप में अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित करने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने जॉर्ज ऑरवेल नाम अपनाया। ऑरवेल नाम इंग्लैंड की रिवर ऑरवेल से लिया गया था, यानी कि इंग्लैंड की रिवर का नाम क्या था? ऑरवेल था। ठीक है। और वहां में जो एटमॉस्फेयर था, जो गरीबों के साथ दमन की नीति थी, सब कुछ उन्हें उसमें मेंशन किया, तो इसलिए इन्हें ये नाम अपनाया। इसके बाद वे पूरी दुनिया में जॉर्ज ऑरवेल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। फैक्ट नंबर 9 में हमने क्या लिया है, उनकी पहली महत्वपूर्ण रचना कौन सा है? पहला नाम क्या था भाई? उनका पहला उपन्यास, ये पहला उपन्यास क्या है? बर्मीज डेज, जो 1934 में प्रकाशित हुई। जो बर्मीज डेज था, ये 1934 में 1934 में प्रकाशित हुई। यह उपन्यास उनके बर्मा के अनुभव से प्रभावित था। इस उपन्यास में उन्हें जो अनुभव किया था बर्मा में रहकर, वो इसमें डाला था। और इसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था की आलोचना दिखाई गई। जो ब्रिटिश शासन की दमन नीतियां थी, उसके बारे में इसमें बताया गया था। इसके बाद उनकी रचनाएं आई। एक क्लर्जीमैन्स डॉटर, जो 1935 में आई। कीप द एस्पिडिस्ट्रा फ्लाइंग, जो 1936 में आई। इसके बाद द रोड टू
वीगेनस्पियर जो 1937 में आई, होमेज टू कैटलोनिया जो 1938 में आई, और इसके बाद आई कमिंग अप फॉर एयर जो 1939 में था, 1939 में आई। ये हमारा फैक्ट 8 में था। तो फैक्ट 10 में क्या है, नहीं फैक्ट 9 में था भाई, 10 में क्या है, 10 में है आपका समाजवाद और राजनीतिक विचार ओरवेल गरीबी और सामाजिक असमानता के विरोधी थे। भाई आप सभी जानते हैं कि जो जॉर्ज ओरवेल थे, ये समाज में जो दमन नीतियां थी, जो निम्न वर्ग को दबाने की नीतियां थी, उनके विरुद्ध थे कि सबको समान अधिकार मिले, ठीक है, सबके साथ समानता का व्यवहार हो। तो वे स्वयं को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मानते थे, यानी कि वे डेमोक्रेट कहते हैं लोकतांत्रिक कहते हैं सबको समान अधिकार दिलाने के पक्ष में थे। वे आर्थिक और सामाजिक समानता के समर्थक थे, लेकिन वे किसी प्रकार की तानाशाही और राजनीतिक दमन के विरोधी थे। उनका मानना था कि समाजवाद का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता को मजबूत करना होना चाहिए, ना कि लोगों की स्वतंत्रता छीनना, उनकी फ्रीडमनेस छीनना। तो यहां फैक्ट 11 में है स्पेन का गृह युद्ध 1936 1936 में स्पेन में गृह युद्ध शुरू हुआ। ओरवेल स्पेन गए और फ्रांसिस्को की जो फांसीवादी शक्तियों के विरुद्ध लड़ने वाले पक्ष में शामिल हुए। यानी कि जो फ्रांसिस्को था, उसकी जो फांसीवादी शक्तियां थी, जो उसके अंदर उसमें राइट था, जो अधिकार था उसको शासन से, उसके विरुद्ध लड़ने वाले पक्ष में वे शामिल हुए। वहां उन्होंने युद्ध को बहुत करीबी से देखा, बहुत करीब से उन्होंने युद्ध को देखा, समझा। उन्होंने युद्ध के दौरान गंभीर चोट भी लगी, जो युद्ध चल रहा था उसके दौरान उन्हें गंभीर चोटें भी लगी। स्पेन में उन्होंने राजनीतिक प्रचार, झूठ और सत्ता के संघर्ष को करीब से अनुभव किया। ये सब बातें उन्हें करीब से अनुभव किया, क्योंकि अनुभव आप कब कर सकते हैं, किताबों से आप अनुभव नहीं कर सकते, उसके बारे में केवल आप सोच सकते हैं। लेकिन जब आप उस चीज में खुद शामिल हो, उस संघर्ष में आप खुद शामिल हो, तो आप उस चीज को अपनी दिल की गहराई से अनुभव भी कर सकते हैं और उस समस्या को झेल भी सकते हैं। तो ही वो चीज सही समझ में आती है। वो जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसके बारे में आप तभी उचित रूप से जान सकते हो। उनके स्पेन के अनुभव पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक जो है, कौन है, होमेज टू कैटलोनिया। होमेज टू कैटलोनिया ये उसी संघर्ष से संबंधित है जो 1938 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक, ये ध्यान रखेंगे अभी, इस संघर्ष के बाद कौन सी पुस्तक क्यों है, होमेज टू कैटलोनिया जो 1938 में है। ये बहुत अच्छा फैक्ट है। यह पुस्तक ओरवेल की महत्वपूर्ण पुस्तक, यानी कि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है भाई, ऑटोबायोग्राफी एक होता है, ऑटोबायोग्राफी एक होता है बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी होता है जो आप किसी किताब को खुद लिखे, किसी रचना को आप खुद क्रिएट करें। और बायोग्राफी क्या होता है, जो आपके मरने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति या आपके जीवित रहता ही कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में लिखे, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। लेकिन जब ऑटो का अर्थ क्या होता है, अपने आप, खुद, स्वयं। और पॉलिटिकल राइटिंग्स में से एक है। फैक्ट नंबर 12, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ओरवेल ने पत्रिका और प्रशासन से जुड़े हुए, प्रसारण अर्थात दूरसंचार से जुड़े हुए कार्य किए। उन्होंने बीबीसी के लिए भी काम किया, जो वो सभी जानते हैं, बीबीसी भाई बहुत फेमस दूरसंचार के रूप में इसका प्रयोग होता है। उन्होंने युद्ध, राजनीति और समाज पर अनेक लेख लिखे। उनका मानना था कि भाषा का गलत इस्तेमाल राजनीतिक धोखा और प्रोपेगेंडा अर्थात झूठ बोलने की कला कह सकते हैं आप इसको, झूठे वादे, प्रोपेगेंडा का माध्यम बन सकता है। नंबर 13, एनिमल फार्म
ये उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है जो क्लास शायद 9th में लगी हुई है भाई। ऑरवेल की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है एनिमल फार्म, जो 1945 1949 45 में लिखी गई। 1945 में। यह एक पॉलिटिकल एलिग्रिकल नोबिला है, अर्थात नोबिल है। कहानी में जानवरों के माध्यम से राजनीतिक सत्ता और क्रांति की प्रकृति को दिखाया गया है। कहानी का प्रारंभ एक ऐसे विरोध से होता है। इस कहानी में जिसका प्रारंभ होता है एक ऐसे विद्रोह से होता है जिसमें खेत के जानवर अपने मालिक के शोषण से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। शुरुआत में वे समानता और स्वतंत्रता का सपना देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे सत्ता कुछ जानवरों के हाथ में केंद्रित हो जाती है। विशेष रूप से नेपोलियन नाम का सुअर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करता है। यानी कि इसी प्रॉब्लम को, इसी फीलिंग को उन्हें जानवरों में डाल दिया। उसके माध्यम से अपनी बात को वे सोव कर रहे हैं, बता रहे हैं। इस रचना के माध्यम से ऑरवेल यह दिखाते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग और राजनीतिक भ्रष्टाचार किसी भी आदर्श को नष्ट कर सकता है। इसमें महत्वपूर्ण बात कौन कौन से हैं? ओल्ड मेजर क्रांति का विचार प्रस्तुत करता है। नेपोलियन सत्ता का प्रतिनिधि है। स्नोबॉल क्रांतिकारी विचारों वाला क्या है? पात्र है। जो फीलिंग है क्रांतिकारी फीलिंग है। बॉक्सर मेहनत कश वर्ग का प्रतीक है, मेहनती व्यक्ति है। स्क्वेलर प्रोपेगेंडा और झूठ का प्रतिनिधि, अर्थात ये एक झूठा व्यक्ति है, झूठ बोलता है। मिस्टर जोन्स पुरानी शोषणकारी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व, जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, वो पुरानी परंपरा चाहे सही भी क्यों ना हो, लेकिन एक समय में आने के बाद वो दूषित हो जाती है। दूसरे जो नई पीढ़ी है उसके लिए वो कहीं ना कहीं वो बैरिज का काम करती है, एक बंधन का काम करती है, एक रुकावट का काम करती है। फैक्ट है 14 1984, ये इनकी एक रचना है। 1984 1984। ऑरवेल की दूसरी सबसे प्रसिद्ध रचना 1984 1949 1949 में, इसे सामान्यतः 1984 कहा जाता है। यह एक डायस्टोफेनिया नोवेल है। इसमें एक ऐसे समाज की कल्पना की गई है जहां सरकार नागरिकों के जीवन और विचारों पर अत्यधिक नियंत्रण रखती है। उपन्यास में बिग ब्रदर सरकार की निगरानी और सत्ता का प्रतीक है। इसमें महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं: बिग ब्रदर, थॉट पुलिस, न्यूज पीक, डाउटलेट थिंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ। यह उपन्यास टोटलिटिज्म, सर्विलेंस, प्रोपेगेंडा और फ्रीडम और थॉट्स के खतरों को सामने लाता है। जो इससे उत्पन्न हुए खतरे हैं उनको सामने लाता है। फैक्ट 15 उनके प्रसिद्ध निबंध, ऑरवेल ने अनेक प्रसिद्ध निबंध लिखे हैं। प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? शूटिंग एन एलिफेंट बर्मा में उन्होंने पुलिस अधिकारी के अनुभवों से संबंधित है और इंप्लिजम्स की आलोचना करता है। इसे प्रसिद्ध क्या है भाई एक निबंध उनका? ए हैंगिंग, बर्मा में एक कैदी की फांसी से संबंधित अनुभव है के माध्यम से मानवता और औपनिवेशिक व्यवस्था पर विचार करता है। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। उसमें उन्होंने राजनीतिक भाषा के गलत और अस्पष्ट प्रयोग की आलोचना की है। वाई आई राइट, इसमें उन्होंने लेखक बनने के कारणों और अपने लेखन के उद्देश्यों पर चर्चा की है। उसकी एम पर चर्चा की है कि हमको लेखक क्यों बनना है, उसका कारण क्या होता है। यानी कि अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी भावना को दूसरों तक, समाज तक पहुंचाने के लिए, समाज में एक दूसरों के प्रति एक अच्छी भावना उत्पन्न करने के लिए, अपने राष्ट्र के प्रति, इसलिए आप लेखक बनना चाहते हैं।
फैक्ट आपका 16 है, जॉर्ज ऑरवेल की लेखन शैली। ऑरवेल की भाषा सामान्यतः सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली है, इफेक्टिव है। वे कठिन विचारों को भी सरल भाषा में प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषताएं सरल और स्पष्ट भाषा, राजनीतिक चेतना, सामाजिक आलोचना, यथार्थवाद, व्यंग, स्वतंत्रता का समर्थन, तानाशाही का विरोध, गरीबी और असमानता की चिंता। तो ये फैक्ट हमने 16 में लिया। अब फैक्ट हमारा है 17, व्यक्तिगत जीवन। ऑरवेल ने एलिन ओ सावेसी से शादी की, विवाह के अंश से। एलिन भी साहित्यिक और बौद्धिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है, कि यह भी एक साहित्यकार रही। दोनों ने एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम रिचर्ड था। जिसका नाम था। एलिन की मृत्यु 1945 1945 में हुई। बाद में ऑरवेल ने सोनिया ब्राउनेल से विवाह किया। सोनिया ब्राउनेल से इनकी 2 शादी हुई। पहली का नाम क्या था? पहली का नाम ये है भाई, और दूसरी का नाम ये है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और फैक्ट नंबर 18, बीमारी, उनकी डिसीज। ऑरवेल लंबे समय से ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से क्या थे? पीड़ित थे, क्योंकि उस दौरान लगा बहुत मुख्य बीमारी थी भाई, और उसका कोई इलाज नहीं था। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता गया। इसके बावजूद उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी लेखन जारी रखा था। इतनी बीमारी में भी, इतनी समस्या में भी उन्हें अपना जो लेखन कार्य है वो सुचारू रखा। उनकी अंतिम प्रमुख पुस्तक 1984 थी, 1984 थी, जो 1949 में प्रकाशित हुई। अब फैक्ट 19, उनकी डेथ अर्थात मृत्यु 21 जनवरी 1950 1950 को जॉर्ज ऑरवेल का निधन हुआ लंदन में। कहां पर हुआ? लंदन में हुआ। उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु केवल 46 वर्ष की थी, 46 ईयर ओल्ड। उनका जीवन छोटा था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी साहित्य और राजनीतिक विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। बहुत इंपोर्टेंट इफेक्शन उनका रहा हिस्ट्री पर, लिटरेचर पर। फैक्ट नंबर 20, साहित्य में उनका महत्व, लिटरेचर में उनका क्या महत्व है। जॉर्ज ऑरवेल आज भी आधुनिक अंग्रेजी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में गिने जाते हैं। उनकी रचनाएं केवल साहित्य नहीं, बल्कि वे राजनीतिक, समाज, स्वतंत्रता और सत्ता को समझाने का माध्यम भी है। विशेष रूप से एनिमल फार्म और 1984 आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। तो यहां पर हमने कुछ फैक्ट लिए हैं महत्वपूर्ण, इसमें चुनकर। यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर क्या रहे? तो सारे ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे सभी इंपोर्टेंट है, सभी कुछ पढ़ना है आपको। जैसे जॉर्ज ऑरवेल का वास्तविक नाम क्या था? एरिक आर्थर ब्लेयर। जन्म कब हुआ? 25 जून 1903। कहां हुआ? मोतिहारी, बिहार, इंडिया। वे बर्मा में किस पद पर थे? पुलिस ऑफिसर। किस संस्था की पुलिस थी? इंडियन एम्पीरियल पुलिस। ये भी आप ध्यान रखेंगे। उन्होंने पुलिस की नौकरी कब छोड़ी? 1927 1927। पहला उपन्यास कौन सा था भाई? परमीज डेज। एनिमल फार्म कब प्रकाशित हुई? 1945। 1984 कब प्रकाशित हुई? 1949 में, यानी कि 1 साल का अंतर। नहीं भाई, 1984 कब प्रकाशित हुई? 1949 में, डिफरेंस नहीं है। एनिमल फार्म किस प्रकार की रचना है? पॉलिटिकल एलिगरी। 1984 किस प्रकार का उपन्यास है? डाइस्टोफेनियन नोबल। होमेज टू कैटलोनिया कब प्रकाशित हुई भैया? आपकी 1938 1938। द रोड टू
वीगन पेयर कब प्रकाशित हुई? ये हुई आपकी भाई 1937, 1937। शूटिंग एन एलिफेंट किस अनुभव पर आधारित है? बर्मा के जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुए, जो फीलिंग थी उनके अंदर, मजदूरों व्यक्ति के पास में रही, जो समस्या देखी, सब सुनी, समझा, उस चीज को फील किया, तो इस चीज को बर्मा में जो फील किया उसको उन्हें लिखा। उनकी मृत्यु कब हुई भाई? 21 जनवरी 1950 में। मृत्यु कहाँ हुई? लंदन में हुई। मृत्यु के समय आयु कितनी थी? 46 वर्ष। तो ये सब कुछ फैक्ट यहाँ पर इंपोर्टेंट फैक्ट है। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिले, किसी बुक में नहीं मिलेगी, किसी पेड कोर्स में नहीं मिले, किसी अनपेड कोर्स में नहीं मिलेगी। और मैं आपको ये बात की रिक्वेस्ट केवल एंड में कर रहा हूं, इस वीडियो के एंड में, कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहें और आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बेस, एक आधार आपका तैयार हो। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।